बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉर बीम्स, और अब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्रेम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन फ्रेम्स में दो केसेस हैं, एक नो साइड्स वे और दूसरा केस है विद साइड्स वे। हम सिर्फ नो साइड्स वे वाले केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीम्स के लिए अप्लाई करते हैं, बिल्कुल भी कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। फ्रेम्स विद साइड्स वे के लिए भी हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर दैट ऑल्सो, but that becomes a little cumbersome, so it's not much recommended for that case. Uh, so we will discuss only that part, frames with no sides way, moment distribution method for frames with no sides way. So I'll go directly into a numerical problem because the procedure is exactly the same as for beams. If you look at this problem, this is a frame with no sides way, and we're going to use moment distribution method to analyze this frame. So of course, the same procedure as for the beams. As I said, this is going to be fixed. First, start with the fixed end moments. So just note that A, D, and C are pin supports. So we can use modified fixed end moment formula. We will use those changes that we can make when we have hinges at the far ends. तो उन चेंजेस को अगर हम यूज़ करें तो फिक्स एंड मोमेंट ए बी सेगमेंट के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी सेगमेंट को अगर मैं अलग से ड्रॉ करता तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता था, जैसे आपको ये नज़र आ रहा था। लेट मी शो यू राइट अबव इट। ठीक है, ये फिक्स्ड और ये रोलर, और इसके ऊपर ये 1.2 किप का 1.2 किप पर फुट का यूनिफॉर्म लोड लग रहा होता है। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई मोमेंट आना था। ये मोमेंट, इसका आपको साइन वैल्यू चाहिए। साइन तो इसका ज़ाहिर है आपको पता है, हॉगिंग नेचर का ये मोमेंट होगा। ये इसकी साइन तो आप सब अब मेरे ख्याल समझ सकते हैं। ये साइन आपको ये आपको मिल जाएगा WL²/8। ये टेबल आप जाएंगे इसमें, ये जो टेबल नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, पार्शियली फिक्स वाले केस में जाएंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये। सो ऑलराइट, इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर ये तो रोलर है ये वाली साइड, तो आप इसको यहाँ पर भी ये रोलर ही शो करेंगे। यानी रोलर अगर इस तरफ लगा हुआ है तो इस तरफ ही शो करना है अब आपने और ये वाली साइड फिक्स्ड कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, यानी थीटा बी को बेसिकली 0 कंसिडर करते हुए ये फिक्स ठीक हो गया। सो ये WL²/8। अब इसका साइन जो है वो नेगेटिव इसलिए है कि हमारे पास जो कन्वेंशन है, हमने काउंटर क्लॉक इसको पॉजिटिव माना है और क्लॉक वाइज है, तो ये साइन नेगेटिव आएगा इसके साथ। बाकी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और ये -135 क्यूब फुट आपके पास आंसर आ जाएगा। एम ए बी मॉडिफाइड फिक्स्ड, ये 0 रहेगा बिकॉज वी हैव अ पिन सपोर्ट एट द अदर एंड। ये रोलर हो या पिन हो, एक ही बात है, यू विल एंड अप द सेम आंसर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट BC सेगमेंट। BC सेगमेंट के ऊपर एक 8 किप का लोड लग रहा है, और वो 8 किप का लोड इस जगह से 5 फीट है, बी से 5 फीट है, और लोड और सी ये पिन सपोर्ट और लोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 फीट है। इसका भी हमने ज़रा ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ पिन है वहाँ पिन ड्रॉ करेंगे, और जिस तरफ हमने रोटेशन को इनिशियली 0 एज्यूम कर दिया उस साइड पे हम फिक्स्ड एंड ड्रॉ करेंगे, और फिर उसी तरह हम लोड रख लेंगे यहाँ पे। और ये डिस्टेंसेस हमारे 5 फीट और 15 फीट। दिस इज़ ये बी वाली साइड है और ये सी है। अब आपको मोमेंट यहाँ पे ये मोमेंट आपको चाहिए, और ये ज़ाहिर है मोमेंट की यही डायरेक्शन तो आपको पता है यही बननी है। हॉगिंग मोमेंट इस साइड से भी बनने से वो हॉगिंग बना, ये भी हॉगिंग बना, ये टेबल से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब आप जब टेबल में जाएंगे तो टेबल में आपको ये वाला केस मिलेगा, ये वाला केस, इसमें ये केस उस रेलिवेंट है इससे। लेकिन टेबल के अंदर जो बीम ड्रॉ हुई है उसके लेफ्ट साइड पे पिन सपोर्ट है और राइट पे फिक्स्ड है। हमारे केस में अपोजिट है, लेफ्ट पे फिक्स, राइट पे पिन सपोर्ट। अब आपने डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है। यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है, ए इज डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड पिन सपोर्ट, और बी क्या है, बिटवीन लोड डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फिक्स सपोर्ट। सो अब आपने अपने केस में देखना है कि हमारे केस में डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड पिन सपोर्ट कितनी है, कितना डिस्टेंस है। लोड और पिन सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस 15 फीट है। इसका मतलब हमारे केस में ए इज़ 15 फीट और बी इज़ 5 फीट। इसके बाद आपने ये कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसकी यही रहेगी ठीक, लेकिन हमारे केस में सिचुएशन डिफरेंट है। हमारे केस में इस तरफ फिक्स्ड है और इधर पिन्ड है, तो ये हमारा ये वाला केस बन रहा है। ठीक है, सो अब ये वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। पी की जगह आपने 8 किप डाल दिया, ए की जगह पे आपने
ये ए की वैल्यू हमारे पास 15 फीट है, ये अपने 15 फीट डाल दिया। इसी तरह बी की वैल्यू 5 फीट और ए प्लस एल लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 20 बन रही है। टोटल 20 बन जाएगा ना, स्पैन टोटल 5 + 15। सो नीचे आपने 2 × L स्क्वायर था तो 20 स्क्वायर, ये आपने वैल्यू 26.25 किप फुट कैलकुलेट कर दी। ये वैल्यू 26.25 किप फुट आ गई आपके पास। अब आप ये देखिएगा कि ये मोमेंट यहाँ पर लग रहा है 26.25 किप फुट। यहाँ पे आप शो कर लें या ऊपर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ऊपर वाले को ही रिटेन कर देता हूँ ताकि आप एक ही जगह पे उसको देखें। अब आपके पास ये आंसर, ये जो मोमेंट है ये वाला, ये मोमेंट आपका 26.25 किप फुट आ गया है। इसका साइन वही साइन, इसका ये काउंटर क्लॉकवाइज है और हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो अब आप MBC मॉडिफाइड फिक्स्ड की वैल्यू जो लिखेंगे दैट वुड बी विद अ प्लस साइन। क्यों प्लस साइन के साथ? बिकॉज दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज। ये ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे तो ये यहाँ इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज शो हुई है तो आप कह लें कि अच्छा ये मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगी मैं इसके साथ साइन नेगेटिव डाल दूंगा। नहीं, यहाँ पे ये सपोर्ट लेफ्ट फिक्स वाली लेफ्ट राइट पे ड्रॉ हुई है और हिंज वाली लेफ्ट पे ड्रॉ हुई है। हमारे केस में ये अपोजिट हैं, इसलिए ये भी अपोजिट साइन बन गया हमारे केस में इसकी डायरेक्शन ये बन गई। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। यानी P का जो मोमेंट बनेगा अबाउट B उसके अपोजिट ये प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे केस में जो P यानी 8 किप है उसका मोमेंट जो बनेगा अबाउट द फिक्स अबाउट फिक्स सपोर्ट, उसके अपोजिट इस फिक्स मोमेंट में जारे जनरेट होना है। आप जिस तरह से भी याद रखना चाहें इस, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो MBC फिक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है। MBA मॉडिफाई, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आई हुई थी ये। अब इसके बाद आप बाकी प्रोसेस उसी तरह से जैसे पहले किया हुआ है, यानी MCB मॉडिफाइड फिक्स्ड वुड बी इक्वल टू 0। और इसी तरह यहाँ जो है इस वाले के ऊपर तो कोई लोड ही नहीं लग रहा BD स्पैन के ऊपर, तो इसका मतलब ये मोमेंट तो 0 ही रहेगा। तो इसको तो कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स में यू नीड टू कंसिडर ओनली वन जॉइंट B, ये वाला जॉइंट। अब इस जॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो इस जॉइंट पे there are 3 members connected, BA, BD and BC। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप पहले आप करेंगे हम एक ही जॉइंट के, ये जॉइंट भी मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे एक ही जॉइंट के ऊपर हमने करना ही है। और समेशन ऑफ I/L पहले आप कर लेंगे। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो जिस केस में लेफ्ट फार एंड के ऊपर दूसरे एंड के ऊपर पिन है तो वहाँ आपने मॉडिफाइड रिलेटिव रिजिडिटी यूज़ करनी है, यानी 3/4 का फैक्टर आपने यूज़ करना है। सो इस केस में भी 3/4 का फैक्टर, इस केस में भी 3/4 का फैक्टर, इस केस में भी 3/4 का फैक्टर। तो वैसे आपको आदत दिलवाने के लिए कि आप यूज़ करें, चूँकि सब में यूज़ होने लगे तो अल्टीमेटली वो उसने कैंसिल होना है, ठीक है, उस फैक्टर ने। लेकिन किसी सिचुएशन में हो सकता है कि ये तीनों ना फिक्स्ड हों, ठीक है, हो सकता है तीनों जो है वो मोमेंट रिलीजेस ना हो, ADC तीनों मोमेंट रिलीजेस हैं और यही 3 कनेक्टेड हैं B के साथ, तो इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है किसी केस में लेट्स से ये फिक्स्ड हो तो फिर 2 पिन होगी, एक फिक्स्ड होगा फार एंड, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें फैक्टर का हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। तो लिहाजा इस प्रैक्टिस को डालने के लिए कि आप फैक्टर को याद रख सकें, 3/4 ऑफ I/L। हम पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं BA से, ठीक है। BA के केस में दिस इज 3I, ठीक है, दिस इज 3I/30, सो 3I/30 नेक्स्ट प्लस कर लेंगे इसके साथ BC वाली साइड, उसमें 3I डिवाइडेड बाय ये लेंथ 20 है, सो ये 3I/20 होगा, लेकिन ये फैक्टर इसके साथ आएगा 3I/20
प्लस हम करेंगे अगेन 3/4 का फैक्टर के साथ। जब ये बी डी को देखेंगे, बी डी का ये आई है और डिवाइडेड बाय ये लेंथ 12 है, सो आई ओवर 12। अब जो मैं बात कर रहा था वो आप समझ गए होंगे, ये 3/4 जो है वो सब में आ रहा था, तो बाहर इकट्ठा भी लिखा जा सकता था, लेकिन आई जस्ट वांटेड यू टू सी कि ये असल में इस तरह से एक्सप्रेशन है। नाउ व्हेन यू ऐड अप यू विल गेट आई ओवर 4, ये आंसर आ गया आई ओवर 4। अब आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए and then you will calculate distribution factor for BC, and then you will calculate distribution factor for DFBD. So starting with BA, अब हमने इसी तरतीब से लिखा है, ये हमने BA के लिए लिखा है, ये हमने BC के लिए लिखा है, और ये हमने BD के लिए लिखा है। तो अब हम इसी तरतीब से इनको पिक करते जाएंगे और we will then do the summation. Then we will take the ratio 3/4 or 3i over 30 divided by I over 4. इस तरह से आप करेंगे and you will get 0.3. Next हम करेंगे 3/4 3i by 20 divided by I by 4. You will get 0.45. Next we will do for BD the same practice. 3/4 I over 12 divided by I over 4. You will get 0.25. वैसे भी हम 1 minus 0.3 minus 0.45 करके भी निकाल सकते थे, but this is how you can also calculate it, 0.25. So distribution factors are now also available. Next we will start the distribution. Distribution के लिए we will first draw a sketch of the frame, all right, without any loads. Let me draw a sketch of the frame without any loads. So this is the sketch. यहाँ पे ये पिन है, यहाँ के ऊपर भी ये पिन है, और फिर उसके बाद we have one more member to it somewhere over here. ये भी pinned है. This is A. This is, I know by now you should remember them, but anyways, this is A. This one is B. This is C, and this is D. All right. इसके बाद हमने नेक्स्ट ये करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स इसी के ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स अब हम कहाँ पे लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देख लेते हैं पहले। बी ए का 0.3 है, तो अब हम वो फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे 0.3। ठीक हो गया। बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.45, सॉरी 0.45, तो ये इधर लिख देंगे। और बी डी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.25, उसको हम इधर लिख लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये तीन कनेक्टेड है इसके ऊपर, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 है, बाकी सब, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 है, इसका भी 0 है। सो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स भी यहाँ 0 है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी 0 है, कुछ भी यहाँ पे नॉन ज़ीरो नहीं है। सो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम बाय राइटिंग दोज। नेक्स्ट हम लिखेंगे FEMs, वो भी हम इसी स्केच के ऊपर ही ओवरलैप करेंगे। वो किस तरह से करेंगे? वो हम इस तरह से करेंगे कि फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिए हैं, थोड़ा सा हमने इधर उधर जगहों में कैलकुलेट कर दिए हैं, तो लेट्स फाइंड देम। ए बी मॉडिफाइड, ये तो हमें पता है कि ये 0 वालों को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये वाला फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए वाला 0 है, ये वाला भी 0 है, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बल्कि ऊपर लिख लेते हैं, ये
और ये वाला जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है ये भी ज़ीरो है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका तो दोनों ज़ीरो थे क्योंकि ये अब मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स बिल्कुल ये नहीं, ये जो ये मैंने क्या चीज़ लिखी है, ये मैंने लिखा है एम डी बी मॉडिफाइड, चलें मॉडिफाइड ही बनता था ये अगर लोडिंग होती, इक्वल टू ज़ीरो। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है और ये मैंने एम बी डी मॉडिफाइड फिक्स्ड की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। अच्छा, उसके बाद जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं उसको लिख लेते हैं। एम बी ए मॉडिफाइड, उसकी वैल्यू थी -135 किप फुट, उसको लिख लेते हैं -135। और एम बी सी मॉडिफाइड की वैल्यू है, फिक्स्ड की वैल्यू +26.25। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ लिख लेंगे। और हम एक रेफरेंस लाइन जो है वो अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन अब इसकी बात करने जा रहे हैं तो वो लाइन सेपरेशन वाली हमारे पास अवेलेबल हो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम समेशन ऑफ मोमेंट्स करेंगे। यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे तो ये सम बनेगा हाउ मच। अच्छा, मैं यहीं पे रफ भी कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले मैं कर क्या रहा हूँ। -135.0 और +26.25। ठीक है, अब ये जो सम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये -108.75 के फुट बन जाएगा। अब इसका साइन चेंज कर देंगे, +108.75 और उस +108 नेक्स्ट हम यानी 108.75 ये हमने साइन चेंज कर दिया। ठीक है जी, और इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में किस तरह से करेंगे? इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.3 है तो इसके साथ 0.3 इंटू 108.75 और इधर 0.45 इंटू 108.75 और जो तीसरा है उसको भी मैं लिख लेता हूँ इसी जगह पे। (0.25 इंटू 108.75). इनके आंसर्स मैं इन्हीं के नीचे लिख लेता हूँ। पहला बन जाएगा 0.3 वाला बन जाएगा 32.63 और ये वाला बन जाएगा 48.94 और ये अगला बन जाएगा 27.18। ठीक है, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स यहाँ से यूज़ किए और उस अनबैलेंस मोमेंट को इन तीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये मैंने 32.63 के फुट मैंने ये जो ये वाला है मेरा डेल्टा एम बी ए, ये वाला है डेल्टा एम बी सी और ये वाला है डेल्टा एम बी डी। ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको ये सारा दिखाया है ये मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको तो पता है कि मैंने आपको जब प्रोसेस समझ आ जाए तो आपको बार बार इस तरह से डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप कैलकुलेट किस तरह से कर रहे हैं। आप बस कैलकुलेट करते जाएं और आप अपनी जो लोकेशन हैं उनके ऊपर लिखते जाएं। अब हम इन डेल्टा एम्स को लिखेंगे कैसे? अब हम इन डेल्टा एम्स को ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर अब हमने डेल्टा एम बी ए की लोकेशन तो इसी के ऊपर हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये खुद ये वैल्यू भी एम बी ए मॉडिफाइड फिक्स्ड की है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लिख लेंगे 32.63। ठीक है, ये वैल्यू अब मैं डार्क में कर लेता हूँ, चलिए डिफरेंट कलर के साथ 32.63 और ये हो जाएगा 48.94। ये दोनों तो एज इट इज आप लिख लें। ये जो आपने
कर दिया है, डेल्टा एम बी डी को कर दिया है 27.18। अब वो हम जहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ था उसी के नीचे लिख लेंगे, यानी ये वैल्यू ज़ीरो किस चीज़ की वैल्यू थी, ये एम बी डी मॉडिफाइड फिक्स, इसकी वैल्यू लिखी हुई थी ज़ीरो। तो अब हम इसके साथ ही लिखना चाहेंगे आगे 27.18, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 27.18, ठीक हो गया। तो ये जो ब्लैक में मैंने अभी लिखी हैं वैल्यूज मोमेंट की, ये डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में आई हैं। अब कैरी ओवर हमने इस केस में नहीं करना, क्योंकि सब सारे सिचुएशंस में हमारा दूसरे जो एंड्स हैं वो ये वाले एंड, ये वाले एंड, ये सारे एंड्स क्या हैं, रोलर्स हैं या पिन्स हैं, हमारे केस में पिन्स हैं, ठीक है जी। तो बस एक ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, दैट्स इट, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल। नाउ यू विल सम देम अप, ठीक है। समेशन के लिए अब आप डबल लाइंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे आप डबल लाइंस लगा देंगे, ठीक है। डबल लाइंस के बाद अब आप यहाँ समेशन कर देंगे, समेशन एम्स। तो ये वाला तो ज़ाहिर है एज इट इज़ ज़ीरो, और इन दोनों का सम, चलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, फाइनल समेशंस का, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा ज़ीरो, और इन दोनों का सम बन जाएगा हाउ मच, -102.4, और इन दोनों का सम कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 75.19, और इन दोनों का सम बन जाएगा, ठीक है। इसके नीचे भी आप लाइन लगा दें और आप लिख लें कि ये सम है 27.18, ठीक हो गया। तो ये आपके पास फाइनल मोमेंट्स आ गए हैं। अब आपने सिंपली एक पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, एंड एक्शंस शो करने हैं, बस मैं वो आपको जस्ट बुक से ही दिखा देता हूँ। ये आपके पास, ये आपने उसी तरह से ये ए बी ड्रॉ कर दिया, उस पर लोडिंग ड्रॉ कर दी है, और ये मोमेंट 102.4 के फुट, ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है जी। इस नेगेटिव है, इसका मतलब इसको क्लॉकवाइज शो कर दें, ये वैल्यू तो ज़ीरो है ना। इसी तरह से बी सी के ऊपर आपने ये 75.19 जो आपके पास वैल्यू आ गई है, इसको आपने यहाँ शो कर देना, पॉजिटिव आ गई थी तो काउंटर क्लॉकवाइज दिखा दिया। इसी तरह से ये बी टी 27.18 के फुट आ गई थी, तो ये हमने यहाँ पे 27.18 के फुट पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा दी काउंटर क्लॉकवाइज यानी, और ये मोमेंट तो ज़ीरो था। अब ये आप एंड एक्शंस, एंड शेयर्स होंगे या एंड एक्सियल फोर्सेस होंगी, वो आप निकाल लेंगे बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो भी हो बनेगी वहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग, सॉरी सारे ही एंड शेयर्स कहलाएंगे, आई एम सॉरी, सारे ही एंड ये लेकिन ये तो खैर सॉरी, ये वाला जो है ये एंड इस कॉलम के लिए ये एक्सियल फोर्सेस बन जाएंगी, और बीम्स के लिए ये एंड शेयर्स होंगे। वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं।